Hello students, I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी की 2026 की परीक्षा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए और इस चैनल पे आपको स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के सिलेबस का पार्ट 2 यानी कि सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का सिलेबस कराया जा रहा है। वीडियोस आपको पब्लिकली फ्री अवेलेबल हैं इस चैनल पे। प्लेलिस्ट बनाई गई है यूपीपीएससी HEO 2026 प्रिपरेशन के नाम से, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप वीडियोस उसमें देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। हमारा चल रहा है यहाँ मनोविज्ञान साइकोलॉजी और आज है उसकी क्लास 12। क्लास 11 तक ऑलरेडी हो चुकी हैं और वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। यहाँ हम यूपीपीएससी के द्वारा दिए गए सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं एंड ये टॉपिक्स जो हमारे हो चुके हैं ये हम कर चुके हैं यहाँ तक, और ये कर लिया था हमने अभिप्रेरणा, कर लिया था मोटिवेशन और अभिप्रेरित व्यवहार की कसौटी, क्राइटेरिया ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर हम कर चुके हैं। आज की क्लास में हम करेंगे व्यक्तित्व मनोविज्ञान परीक्षण। ठीक है, अभिप्रेरणा एवं व्यक्तित्व मनोविज्ञान परीक्षण यानी कि मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी साइकोलॉजिकल टेस्ट, और इसके साथ साथ हम करेंगे व्यक्तित्व की परिभाषा एवं प्रकार यानी कि डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, और आज ये हम टॉपिक ख़त्म कर देंगे। लैंग्वेज डेवलपमेंट का टॉपिक भी हमारा ऑलरेडी हो चुका है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे, पर्सनैलिटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज क्या क्या करने वाले हैं, एक तो हम करेंगे पर्सनैलिटी के टाइप्स एंड देन कुछ पर्सनैलिटी से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड साइकोलॉजिकल टेस्ट कौन से होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, सो पर्सनैलिटी क्या होती है। अब पर्सनैलिटी आम भाषा में तो लोग फिजिकल अपीयरेंस, जैसा बाहर से कोई दिखाई देता है उसको उसकी पर्सनैलिटी मान लेते हैं, है ना। जैसे देखने से जो जिस टाइप का लग रहा है, हाव भाव से, इस टाइप से, तो कई बार लोग कहते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है, दिस पर्सन इज़ वेरी चार्मिंग, वेरी गुड लुकिंग, या बहुत एग्रेसिव है ना। लेकिन साइंस के फील्ड में, साइकोलॉजी के फील्ड में पर्सनैलिटी कहीं ज़्यादा एक चीज़ होती है, नॉट जस्ट कि फिजिकल अपीयरेंस। और ये जो वर्ड है पर्सनैलिटी, ये आया है फ्रॉम अ लैटिन वर्ड परसोना। ठीक है, परसोना वर्ड से ये आया है। परसोना का मतलब क्या होता है, उस ज़माने में जब ये नाटक होते थे तो मुखौटा होता है परसोना का मतलब बेसिकली। तो वो जो नाटक में जो कलाकार होते थे वो जिस भी किरदार को निभा रहे होते थे तो उसका वो मुखौटा पहन लेते थे। ठीक है, जैसे अगर राक्षस का किरदार निभा रहे हैं तो राक्षस का मुखौटा पहन लिया, जोकर का किरदार निभा रहे हैं तो जोकर का मुखौटा पहन लिया। यानी कि वो जिस भी किरदार को रिप्रेजेंट करना चाहते थे उससे रिलेटेड वो मुखौटा पहन लेते थे, और फिर ऑडियंस को ये आइडिया हो जाता था कि अच्छा ये फलाना किरदार है, तो यानी कि ये इट इज़ दैट पर्सनैलिटी, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग इस वर्ड की परसोना से हुई जिसका मतलब था मुखौटा। और पर्सनैलिटी की जैसे हमने बात की, ये सिर्फ एक फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। पर्सनैलिटी में आपके बिहेवियर, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, ये सब भी आते हैं। ठीक है, बिहेवियर यानी व्यवहार, विचार और संवेग, ये सब आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बनते हैं। और कब वो चीज़ पर्सनैलिटी कहलाती है, जब आपके बिहेवियर, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस कंसिस्टेंट रहते हैं थ्रू डिफरेंट टाइम पीरियड्स एंड थ्रू डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग समय पर भी जब कोई इंसान सेम टाइप का बिहेवियर, थॉट या इमोशंस दिखाता है तब हम कहते हैं कि इसकी ये पर्सनैलिटी है ना। तो अगर हम कहें एक इंसान ये बहुत ट्रूथफुल है, सच बोलता है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे भी सिचुएशन आएगी ये बंदा सच बोलेगा, है ना। चाहे आज से 10 साल पहले इसने कुछ बोला हो तो वो सच बोलेगा, कल भी इसने सच बोला, आज भी बोलेगा, परसों भी सच बोलेगा। तो हमें पता है कि हाँ ये बंदा जो है
सच बोलता है, राइट। इसी तरह अगर हमें लगता है कि कोई बंदा डिसऑनेस्ट है, बेईमानी करता है, हम उस पर विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें उसके व्यवहार में वो चीज़ झलकती है और उसने अलग अलग समय पे अलग अलग सिचुएशंस में ये एग्जाम्पल दिया होगा कि हाँ वो बेईमानी करता है, ठीक है। तो हम ये समझ जाते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी जो है वो एक डिसऑनेस्ट या बेईमान इंसान की है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या है कि हमारे बिहेवियर, हमारे थॉट, हमारे इमोशंस, ये सब चीज़ें जब कंसिस्टेंट होती हैं, ठीक है, अपेक्षाकृत स्थायी होती हैं, तो ये, और अपेक्षाकृत स्थायी या कंसिस्टेंट कहाँ पे? सिचुएशन टू सिचुएशन। ये नहीं कि सिर्फ एक बार ही आज आपने सच बोला, कल आप किसी दूसरी सिचुएशन में गए तो वहाँ झूठ बोल दिया, तो फिर तो वो चीज़ आपकी पर्सनैलिटी नहीं बन पाएगी ना, कि आप आज कुछ कह रहे हैं, कल कुछ कह रहे हैं, परसों कुछ कह रहे हैं, तो वो चीज़ आपको डिफाइन नहीं कर पाएगी फिर कि क्या पर्सनैलिटी है ना। तो यहाँ पे अक्रॉस सिचुएशंस एंड टाइम पीरियड, ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए अपेक्षाकृत स्थायी। ऐसा भी नहीं कि 100%, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है ये चीज़ आपकी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, अपेक्षाकृत स्थायी होनी चाहिए, तभी वो जो है किसी की पर्सनैलिटी मानी जाती है। और इसमें दूसरी बात क्या आती है अपेक्षाकृत स्थायी के अलावा, कि ये होती है यूनिक, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई कि अपेक्षाकृत स्थायी, दूसरा यूनिक होती है, ठीक है, कि हर किसी की पर्सनैलिटी जो है वो अपनी यूनिक पर्सनैलिटी है। मेरी पर्सनैलिटी मेरी अपनी यूनिक पर्सनैलिटी है, आपकी अपनी है, ठीक है। उसमें आपका बिहेवियर, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस आएंगे, जिस हिसाब से आप अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग सिचुएशंस में आप बिहेव करेंगे या अपने विचार रखेंगे या इमोशंस रखेंगे, तो वो आपकी पर्सनैलिटी बनाएगी, और मैं जैसे ये चीज़ रखूँगी वो मेरी पर्सनैलिटी बनाएगी, है ना। तो इस तरीके से जो है साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी को डिफाइन किया जाता है कि ये चीज़ जो है हमारी पर्सनैलिटी ऐसे होती है, यूनिक होती है और अपेक्षाकृत स्थायी होती है, और सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती, ठीक है, नॉट जस्ट फिजिकल अपीयरेंस, ये ध्यान रखना है। और फिर जब हम किसी की पर्सनैलिटी पता चल गई हमें इन सब चीज़ों के आधार पे साइंटिफिकली, तो फिर ये आसानी होती है ये कि हम किसी का बिहेवियर जो है प्रिडिक्ट कर पाएँ, है ना, टू सम एक्सटेंट। तो इसलिए जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो जब असेस करते हैं पर्सनैलिटी का, तो ये तो पता चलता ही है कि पर्सनैलिटी किस टाइप की है, इसके साथ साथ ये भी पता चलता है कि कल को अगर ऐसी सिचुएशन आई तो ये पर्सन इस तरीके से बिहेव करने वाला है, ठीक है। सो दिस इज़ योर पर्सनैलिटी। आगे चलते हैं। अब ये तो हो गए हमारा पर्सनैलिटी क्या होती है। अब हम करेंगे पर्सनैलिटी के प्रकार, व्यक्तित्व के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी जो है वो समय समय पे जो है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग साइंटिस्ट ने दी, और किस हिसाब से उन्होंने क्या क्या बोला वो हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस टॉपिक को कैसे कवर करेंगे कि कौन से साइंटिस्ट आए, उनके अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी कितने टाइप की थी, कैसे उन्होंने ये सब दिया, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहली पर्सनैलिटी है पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन त्रिदोषा, ठीक है। ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से है। पर्सनैलिटी की टाइप, पर्सनैलिटी टाइप बेस्ड ऑन त्रिदोषा, ठीक है। त्रिदोष के आधार पे कैसा व्यक्तित्व होता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे त्रिदोष जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, है ना, आपने सुने भी होंगे। वाता यानी कि वात, पित्त और काफा यानी कि कफ, ठीक है। ये आपने सुना होगा ना, वात पित्त कफ, है ना।
तो जो वात होता है वो किससे बनता है, कौन से एलिमेंट्स, अब 5 हमारे एलिमेंट्स होते हैं, पंचभूत जो होते हैं, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, उनसे किसी न किसी कॉम्बिनेशन से जो है वात पित्त कफ आपके बने होते हैं। वात बनता है आकाश और वायु से, पित्त बनता है अग्नि और जल से, और कफ बनता है जल प्लस पृथ्वी से। ठीक है, यही हमारे 5 टाइप के पंचभूत होते हैं ना। आकाश को इंग्लिश में कहेंगे ईथर, वायु एयर, अग्नि फायर, जल वाटर और ये अर्थ। ठीक है, अब इनका क्या कहना था कि ये जो तीन जो त्रिदोष होते हैं ये हर किसी में प्रेजेंट होते हैं, है ना, और इनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर तो बैलेंस होगा और जैसे मतलब वात डोमिनेंट होगा तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, और अगर इम्बैलेंस होगा तब उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। ठीक है, तो जो वात रिलेटेड है, अगर ये वात जो है आपका बैलेंस होगा तो उस केस में जो पर्सनैलिटी है वो क्रिएटिव टाइप की होगी। वात जो है वो हमारे माइंड एंड बॉडी को कंट्रोल करता है। तो इस केस में जब बैलेंस, यहाँ पे लिख लेते हैं बैलेंस के केस में और इम्बैलेंस के केस में। ठीक है, बैलेंस जब इसका होगा तो क्रिएटिव पर्सनैलिटी आएगी, माइंड एंड बॉडी को कंट्रोल करता है, तो ऑफ कोर्स माइंड एंड बॉडी के फंक्शन से रिलेटेड कुछ पर्सनैलिटी होगी और अच्छा विचार करेगा पर्सन, है ना, तो उसकी जो पर्सनैलिटी होगी वो क्रिएटिव टाइप की होगी। और अगर इम्बैलेंस हुआ तो फिर कैसी होगी, बॉडी में जैसे पेन होना, है ना, इस तरीके से ढंग से नींद ना आना, माइंड और बॉडी से रिलेटेड होगी, तो ऑफ कोर्स उसका जो इम्बैलेंस होगा तो बॉडी और माइंड दोनों पे असर होगा। तो जैसे अगर कंसंट्रेट करना है, किसी चीज़ में ध्यान लगाना है, उसमें दिक्कत आएगी, या बॉडी में पेन की शिकायत रहेगी, है ना, तो इम्बैलेंस में क्या रहेगा, पेन इन बॉडी, स्लीप में दिक्कत आएगी। ठीक है, स्लीप एंड कंसंट्रेशन में इश्यूज। ठीक है, ये हो गया आपके वात रिलेटेड। पित्त के केस में क्या होगा, पित्त जो है वो हमारे डाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। तो अगर हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, तो कैसे होंगे हम, काफ़ी कॉम्पिटिटिव होंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे हम। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हम असर्टिव होंगे। ठीक है, चुस्ती रहेगी ना हमारे अंदर, हम असर्टिव रहेंगे, कॉम्पिटेंट रहेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे। ठीक है, वहीं अगर इसका इम्बैलेंस होगा पित्त का तो कैसा होगा कि जैसे शार्प टंग वाले, जैसे कटाक्ष मारने वाले जो लोग रहते हैं, सरकास्टिक टाइप के जो लोग रहते हैं, वो उस टाइप की पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे आ जाएगा सरकास्टिक या शार्प टंग। ठीक है, कफ जल और पृथ्वी से बनता है। इससे क्या डिसाइड होता है, इससे हमारी जो फिजिकल बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो डिसाइड होती है। ठीक है, पूरी जो बॉडी के इंटेग्रिटी है कि जैसे भी हमारा शरीर जो है किस हिसाब से गठित हुआ है वो चीज़ आती है। ठीक है, तो इसमें अगर जिसका कफ अच्छा होगा, बैलेंस्ड में होगा, तो उसकी बॉडी कैसी रहेगी, बहुत स्ट्रांग बॉडी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंसान होगा वो थोड़ा स्ट्रांग होगा। ठीक है, बॉडीली भी और विल से भी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, अगर उसका इम्बैलेंस होगा तो थोड़ा सा नर्वस टाइप का और ऐसे डरा डरा सा इस टाइप का होगा। ठीक है, नर्वस टाइप का, फ्राइटेंड टाइप का अगर इम्बैलेंस हुआ तो बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, तो ये हो गया आपका कफ का। ठीक, तो ये हो गई हमारी पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन त्रिदोष। त्रिदोष वात पित्त कफ के आधार पे हमारी पर्सनैलिटी कैसी होती है, वो है वात पित्त कफ अगेन बने होते हैं पंच महाभूतों से। कैसे कैसे उसका कॉम्बिनेशन होता है वो हमने देख लिया। हर किसी में ये तीनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि किसकी बॉडी में कौन सी चीज़ जो है अच्छे से ज़्यादा डोमिनेट किस्म की है, तो और अच्छा बैलेंस बनाए हुए है। तो अगर बैलेंस अच्छे से बना हुआ है और वो पर्सनैलिटी उस चीज़ से डोमिनेट हो रही है तो ऐसी पर्सनैलिटी आएगी। और अगर उसकी वजह से जो है बैलेंस ख़राब हो रहा है इन त्रिदोष में से, वात की वजह से, पित्त की, कफ की वजह से, तो इस टाइप की आपकी
पर्सनैलिटी आएगी। ठीक है, तो ये कहना था त्रिदोष के ऊपर बेस्ड पर्सनैलिटीज़ का। आगे चलते हैं। अब दूसरा पर्सनैलिटी टाइप है हमारा बेस्ड ऑन त्रिगुणास। ठीक है, पर्सनैलिटी टाइप बेस्ड ऑन त्रिगुणास। ठीक है, यानी कि त्रिगुणों पे बेस्ड व्यक्तित्व हम यहाँ देखेंगे। अब त्रिगुण हमारे आपने सुने भी होंगे, सत्व रजस तमस, है ना, ये होते हैं। ठीक है, तो 3 गुण हमारे कौन से होते हैं? सत्व, रजस और तमस। ठीक है, आपने सुना भी होगा ना, ऐसे पर्सनैलिटी बोलते हैं इसकी तो बड़ी सात्विक पर्सनैलिटी है, राजसिक पर्सनैलिटी है या तामसिक पर्सनैलिटी है ना। ये हमारे एंशियंट टाइम में, पुराने ज़माने में जो हमारे लिटरेचर्स थे उनसे निकल के आई हैं ये पर्सनैलिटी की टाइप्स। तो सत्वा कौन सा होता है? सत्वा से आपकी आती है सात्विक पर्सनैलिटी, इससे राजसिक और इससे तामसिक। सत्वा का मतलब होता है द प्योर। ठीक है, रजस का मतलब होता है द डायनामिक। हिंदी में तो आपको पता ही है सात्विक, राजसिक, तामसिक होगा। इंग्लिश में इसको कहेंगे द प्योर। रजस यानी राजसिक पर्सनैलिटी को कहेंगे द डायनामिक और तामसिक को कहेंगे द इनर्ट या स्लगिश। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? अब जैसे कि हमने त्रिदोष देखे थे कि हर इंसान में तीनों होते हैं और उनके आधार पे क्या डोमिनेंट है, किसका बैलेंस सही है, किसका बैलेंस खराब हो रहा है, उसके आधार पे पर्सनालिटीज़ आपको ऐसे देखने को मिलती हैं। ठीक है, उनके व्यक्तित्व में वो चीज़ देखने को मिलती है। इसी प्रकार से ये जो तीनों गुण हैं ये हम सबके अंदर होते हैं और ये फिर फ़र्क पड़ता है कि कौन सा गुण जो है ज़्यादा है हमारे अंदर, तो वो हमारी पर्सनैलिटी को डोमिनेट करेगा और उसी हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी इन तीनों में से कोई एक होगी। ठीक है, तो सत्वा का मतलब क्या है? द प्योर का मतलब कि ऐसी पर्सनैलिटी जो कि एकदम बिल्कुल सच्चाई के रास्ते पे चलती है, ट्रूथफुल के रास्ते पे चलती है, अपने धर्म के रास्ते पे चलती है। ठीक है, धर्म अगेन इट इज़ नॉट रिलीजियस थिंग्स, इफ़ यू नो, धर्म इज़ कि क्या सही है क्या गलत है, राइट? उसी चीज़ की बात होती है हमारे लिटरेचर्स में, हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में। तो सत्वा क्या है? और जिसमें कि डिटैचमेंट होती है। ठीक है, तो जो कि मतलब इस सांसारिक मोह माया से जो परे है, बेसिकली ट्रूथफुल है और अपने धर्म के रास्ते पे, सच्चाई के रास्ते पे और डिटैचमेंट के यानी कि इन दुनियादारी से जो है परे होके चल रहा है, वो पर्सनैलिटी है आपकी सात्विक पर्सनैलिटी। ठीक है, राजसिक पर्सनैलिटी कौन सी होती है? द डायनामिक पर्सनैलिटी। इस पर्सनैलिटी में अगर किसी की ये पर्सनैलिटी है तो उसमें मतलब क्या डोमिनेटिंग होगा, उसके अंदर कैसे गुण डोमिनेटिंग होंगे उस पर्सन के अंदर? तो वो पर्सन जो है बहुत ही सांसारिक टाइप का पर्सन होगा। ठीक है, कि उसे मतलब कि अपने गोल्स बनाना, उनको अचीव करना, उनसे प्रेरित होना, ये सब चीज़ें जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा होंगी। ठीक है, कि हर चीज़ में वो बहुत ही मोटिवेटेड तरीके से पार्टिसिपेट करे, उसको जीत हासिल करने की उसके अंदर ये ललक हो और मतलब हमेशा जो है वो डायनामिक रहे, कि एक्टिव रहे बेसिकली। ठीक है, एक्टिव रहे और मटेरियलिस्टिक होता है यहाँ पे जो बंदा होता है राजसिक पर्सनैलिटी वाला। ठीक है, मटेरियलिस्टिक होता है और एक्टिव मोड में होता है। ठीक है, कि उसे हर चीज़ में जो है काम करना, उसका रिजल्ट आना, उसे खुश होना और फिर से दोबारा से काम पे लग जाना और फिर से जो है कुछ ना कुछ अचीव करते रहना, है ना। एंड उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रूथफुल पाथ फॉलो करे या वॉटएवर। ठीक है, क्योंकि ट्रूथफुलनेस का जो मेन क्राइटेरिया वो है सत्वा का, रजस का ये नहीं है। रजस का जो मेन क्राइटेरिया वो है डायनामिक, कि एक्टिव रहना, सुपर एक्टिव रहना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। ठीक है, सांसारिक दुनिया में जो है सुपरली एक्टिव रहना और उसके हिसाब से चलना और चीज़ों को एंजॉय करना, अचीव करना, ये सब होता है राजसिक पर्सनैलिटी। तमस क्या होता है? द इनर्ट मतलब स्लगिश, लेजी, एकदम बिल्कुल ही मतलब बस उसे कुछ करना ही नहीं है।
ठीक है, एकदम आलसी टाइप की पर्सनैलिटी और ईर्ष्यात्मक पर्सनैलिटी। ऐसे लोग जो बैठे बैठे बस मतलब ना तो उनको कुछ काम करना है, एक्टिव नहीं होते हैं, ये बेसिकली ये इनएक्टिव होते हैं, ठीक है, और आलसी होते हैं, और दूसरों से जलना, दूसरों के प्रति जो है ईर्ष्या का भाव रखना। तो ये सब जो किसी के अंदर ये चीज़ें अगर ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगी तो उसकी पर्सनैलिटी हो जाएगी तामसिक, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है ये होते हैं एक्टिव, सुपर एक्टिव इन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव कह लो, स्लगिश कह लो। स्लगिश का मतलब भी वही होता है कि एकदम लेजी, ठीक है, काम ही नहीं करके देते हैं, लेजी होते हैं। और क्या करते हैं, दूसरों से ईर्ष्या रखते हैं, ठीक है, जलते रहते हैं, काम खुद से कुछ नहीं करना लेकिन दूसरों से ईर्ष्या रखना, दूसरों के बारे में भला बुरा बोलना, ये इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। तो वो हो गई तामसिक पर्सनालिटी। और सात्विक पर्सनालिटी तो जो ट्रूथफुल है, ठीक है, और डिटैच्ड है, ठीक है, एटसेट्रा, सब में ETC तो लग ही जाएगा। तो ये जो मेन गुण हैं वो आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये पर्सनैलिटी होती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी हमने देख लिया इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पर्सनैलिटी की टाइप्स कौन कौन सी थी। अब हम देखेंगे जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है, पहले की क्लासेस में भी बताया हुआ है कि मोस्टली यहाँ जो हम साइकोलॉजी, मनोविज्ञान पढ़ते हैं वो वेस्टर्न साइकोलॉजी के हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक है। जो भी हमारे कंसेप्ट्स हैं हमारे बुक्स में वो मोस्टली जो है आपके वेस्टर्न साइकोलॉजी बेस्ड है। तो अब हम पढ़ेंगे कि वहाँ जो साइकोलॉजिस्ट थे वेस्ट में, उन्होंने किस हिसाब से पर्सनालिटी के टाइप्स को कैटेगराइज किया, ठीक है। पर्सनालिटी को मतलब किन किन भागों में अलग से रखा। उन्होंने 2 प्रकार की अप्रोच दी थी, टाइप अप्रोच एंड ट्रेट अप्रोच, यानी कि प्ररूप उपागम और विशेषण उपागम, ठीक है, वो हम देखते हैं अभी। सो यहाँ पे हम करेंगे टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। यानी कि व्यक्तित्व के प्रकार। ठीक है, अब पर्सनैलिटी के जो प्रकार हैं वो हमारे 2 टाइप से बटे होते हैं, 2 टाइप से विभाजित होते हैं व्यक्तित्व के प्रकार। वो होते हैं आपके 2 अप्रोचेस हैं, यानी कि टाइप अप्रोच यानी कि प्ररूप उपागम और ट्रेट अप्रोच यानी कि विशेषक उपागम। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कौन सी पर्सनैलिटीज जो हैं वो टाइप अप्रोच के हिसाब से साइंटिस्ट ने दी थी और कौन सी ट्रेट अप्रोच के हिसाब से दी थी। ठीक है, तो हम 2 प्रकार से पर्सनैलिटीज यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ पर्सनैलिटीज के टाइप पढ़ेंगे और यहाँ पे कुछ पर्सनैलिटीज के टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप अप्रोच में बेसिकली क्या होता था कि इन्होंने किस बेसिस पे टाइप अप्रोच का क्लासिफिकेशन किया कि जैसे वो बिहेवियर देखते थे। ठीक है, जिन जिन लोगों का जो है सिमिलर टाइप का बिहेवियर है उनको एक टाइप में डाल दिया, जिनका दूसरे टाइप का बिहेवियर है उनको दूसरे टाइप में डाल दिया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया इन्होंने पर्सनैलिटीज़ का वो किसके बेसिस पे किया, उनके बिहेवियर के बेसिस पे। और जैसे समान बिहेवियर वाले लोगों को समान ग्रुप में डाल दिया, इस तरीके से दूसरे बिहेवियर वालों को दूसरे ग्रुप में डाल दिया। जैसे अब कुछ लोग जो हैं इंट्रोवर्ट अगर किसी का बिहेवियर है अंतर्मुखी, तो उन सारे लोगों को मिला के एक ग्रुप में जिनका सेम बिहेवियर दिख रहा था, अच्छा ये इंट्रोवर्ट टाइप्स के बिहेवियर दिख रहे थे जिनके भी, उनको एक ग्रुप में डाल दिया और उसका ग्रुप का उसको टाइप दे दिया इंट्रोवर्ट। इसी तरीके से जो बहिर्मुखी टाइप के लोग दिखते थे उनको कि व्यवहार में उनको दिखता था कि बहुत आउटगोइंग हैं, है ना, और
बाहर जो है वो ज़्यादा इंगेजमेंट होती है उनके एज़ कम्पेयर टू इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन एंड अदर थिंग्स, तो उनको क्या किया, एक्सट्रोवर्ट के ग्रुप में यानी बहिर्मुखी के ग्रुप में डाल दिया, एंड वो एक टाइप बन गई एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी, एक टाइप बन गई इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी। तो इस तरीके से लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके और सेम टाइप के बिहेवियर वाले लोगों को एक ग्रुप में एक टाइप में डाल के बनी आपकी टाइप अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीज क्या क्या थी, बिहेवियर था और सिमिलर टाइप, व्यवहार के आधार पे वो देखते थे और समानता के आधार पे जो है समान बिहेवियर अगर है तो उसको एक टाइप में बना देते थे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे दिया था मैंने, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। अब यहां तो हो गई व्यवहार की बात, बिहेवियर की बात। ट्रेट अप्रोच में बात आती है आपके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट की यानी मनोवैज्ञानिक गुण की। ठीक है, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट के हिसाब से यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटीज डिसाइड होती थी मनोवैज्ञानिक गुण के आधार पे। ठीक है, गुणों के आधार पे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिमिलर टाइप का देखते थे, सिमिलर टाइप का बिहेवियर है तो उसको एक टाइप बना दिया, दूसरे टाइप के बिहेवियर को दूसरा टाइप का बना दिया, उन लोगों को उसमें रख दिया कैटेगरी में, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफरेंस देखते थे। ठीक है, कि कोई एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट वो किसी पर्सन में या तो प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा, है ना, तो उसके आधार पे वो देखते थे कि ये प्रेजेंट है तो इसकी पर्सनैलिटी टाइप ये है, और प्रेजेंट का मतलब ये है कि वो जो एट्रीब्यूट है, वो जो गुण है, वो काफ़ी समय तक कंसिस्टेंटली वो दिखा रहे हैं, है ना। यूनिक एंड स्टेबल होना चाहिए, जैसे कि हमने पर्सनैलिटी की डेफिनेशन में अभी पढ़ा पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते थे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट की। ठीक है, इसका मतलब ईदर इट इज प्रेजेंट और एब्सेंट। ठीक है, प्रेजेंट है तो बोल देंगे इस टाइप की पर्सनैलिटी है, जैसे फ्रेंडलीनेस एक आपका एट्रीब्यूट हो गया, मनोवैज्ञानिक गुण हो गया, अगर वो किसी के अंदर प्रेजेंट है तो बोल देंगे हाँ ये पर्सन जो है फ्रेंडली है, और अगर नहीं है तो दैट पर्सन इज नॉट फ्रेंडली। ठीक है, उसको नहीं बोलेंगे हम कि ये फ्रेंडली है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के आधार पे आपकी ट्रेट अप्रोचेस थी। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि कौन से पर्सनैलिटी टाइप्स जो है टाइप अप्रोच के आधार पे साइंटिस्ट लोगों ने दिया, साइकोलॉजिस्ट ने दिया, और कौन से जो है ट्रेट अप्रोच के आधार पे दिया। तो पहले हम देखेंगे टाइप अप्रोच में कौन कौन से आपके पर्सनैलिटीज आए। तो यहाँ से हमारी टाइप अप्रोच रिलेटेड पर्सनैलिटीज का क्लासिफिकेशन शुरू हो रहा है प्ररूप उपागम के बेस पे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे हिप्पोक्रेटिस का। ठीक है, ये एक ग्रीक फिजिशियन थे। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, ये ग्रीक फिजिशियन थे। ठीक है, इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि हमारी बॉडी में 4 प्रकार के फ्लूइड होते हैं। ठीक है, इन्होंने ह्यूमर का नाम दिया। ठीक है, 4 फ्लूइड्स इन्होंने बोले हमारी बॉडी में होते हैं, 4 फ्लूइड्स। ठीक है, और इसको नाम दिया इन्होंने ह्यूमर का। ठीक है, तो हिंदी में भी यही वर्ड रहेंगे, बस इनको हिंदी में आप लिख सकते हैं, ह्यूमर को हिंदी में लिख सकते हैं, फ्लूइड को हिंदी में, बट यही रहेगा। ठीक है, अब वो 4 फ्लूइड कौन कौन से थे इन्होंने बताया, ब्लड, फ्लेम, येलो बाइल और ब्लैक बाइल। ठीक है, ये जो है 4 प्रकार के फ्लूइड।
अब ये जो चारों ह्यूमर हैं ये हमारे बॉडी के किसी ना किसी फंक्शन से रिलेटेड है, और फिर ये जो है अल्टीमेटली टाइप ऑफ पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, कि जिसका बॉडी का वो फंक्शन अच्छा होगा तो उसकी वैसी पर्सनैलिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल ब्लड जो है किस चीज़ से रिलेटेड है? सर्कुलेशन से, ब्लड सर्कुलेशन से, तो ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, ये हिपोक्रेटिस ने जो दिए थे उनकी बात कर रहे हैं हम। ये था हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड। फ्लेम जो था ये था हमारे रेस्पिरेशन, सांस लेने के से रिलेटेड। ठीक है, सो ये था रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। येलो बाइल हमारे डाइजेशन से रिलेटेड, पाचन क्रिया से रिलेटेड था। ठीक है, और ब्लैक बाइल जो है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम से। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम और ये लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड है हमारा ब्लैक बाइल, ये इन्होंने कहा था। अब जिसकी भी पर्सनैलिटी में जो है जैसा भी डोमिनेंस या इम्बैलेंस होगा किसी भी चीज़ का, उसके हिसाब से वो पर्सनैलिटी या तो सर्कुलेटरी सिस्टम से ज़्यादा गवर्न हो रही होगी, या रेस्पिरेटरी से, या डाइजेस्टिव से, या लिम्फेटिक से, और उसके अकॉर्डिंग उसकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। जैसा कि इन्होंने बोला कि अगर ब्लड डोमिनेटेड पर्सनैलिटी है, सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा है बहुत, तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी इंसान की? ऑप्टिमिस्टिक होगी, यानी कि सकारात्मक, ऑप्टिमिस्टिक, एंड ऑप्टिमिस्टिक को आप लिख सकते हैं सकारात्मक, और इम्पल्सिव। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा ही मतलब चीज़ों में बिना पेशेंस के काम करना। ठीक है, इम्पल्सिव इज़ दैट थिंग। ठीक है, रेस्पिरेटरी यानी फ्लेम जिसका अच्छा होगा तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी? अब जिसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम ज़्यादा अच्छा होगा वो कैसा होगा? वो इसके ऑपोजिट पेशेंट होगा। ठीक है, इम्पल्सिव में जिसके अंदर पेशेंस नहीं होता उसको इम्पल्सिव बोलते हैं। ये होगा पेशेंस वाला बंदा। ठीक है, ये पेशेंट होगा। पेशेंट मतलब बहुत ही धैर्य रखने वाला। ठीक है, और क्या होगा इसमें? ये एम्पैथेटिक होगा, यानी कि दूसरों को समझने वाला, अच्छे से इस तरीके से समझना कि जैसे हम हैं वैसे ही दूसरों के दुखों को, दूसरों की फीलिंग्स को समझना कहलाता है एम्पैथेटिक। ठीक है, इस प्रकार का होगा। इजी गोइंग होगा। ठीक है, आसानी से आप उससे बात कर सकें, इस टाइप से होगा। लेकिन यहाँ पे क्या डिसएडवांटेज हो सकता है? जो इंसान बहुत ही ज़्यादा धैर्यात्मक है, एम्पैथेटिक है, इजी गोइंग है, उसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि वो किसी भी हालत में नहीं चाहेगा कि किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की वो हमेशा कोशिश करेगा। ये इसका जो है डिसएडवांटेज हो सकता है कि उस पर्सनैलिटी को है मतलब कि तब प्रॉब्लम आ सकती है जब उसे कहीं कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा हो, और वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा हर हालत में, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी में धैर्यात्मक चीज़ें और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद आता है येलो बाइल, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे पाचन तंत्र को कंट्रोल करता है। यहाँ से जो पर्सनैलिटी आएगी वो आएगी गोल ओरिएंटेड। ठीक है, एकदम अपने जो भी हमारे गोल्स हैं, है ना, हमने जो एम बनाए हैं उनको अचीव करना, एक्टिव होना। एक्टिव पर्सनैलिटी बेसिकली यहाँ से आती है, एक्टिव एंड गोल ओरिएंटेड। ठीक है, लिम्फेटिक पर्सनैलिटी में कैसा आएगा? यहाँ पे ज़्यादातर जो है मेलनकॉलिक की पर्सनैलिटी कही जाती है। मेलनकॉलिक मतलब जैसे आपने देखा होगा ना कि जो सैड है बहुत ज़्यादा, ठीक है, डिप्रेस्ड है। सैडनेस, जब उदासी जो है जब बहुत लंबे टाइम तक बढ़ जाती है तो डिप्रेशन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा, अवसाद के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम अगर तो अच्छा है, ठीक है, अगर तो अच्छा है यानी कि यहाँ पे जो है जो पर्सन है वो बहुत डीप थिंकर होगा, है ना, तो वो जो एनालिसिस करेगा चीज़ों के, एनालिटिकल काम जो है उसका वो अच्छा होगा। लेकिन अगर ये इम्बैलेंस में है तो क्या होगा? उसके अंदर सैडनेस आएगी, उदासीपन आएगा, और एक मोमेंट ऐसा भी आ सकता है कि अगर उदासी उसकी बहुत समय तक बढ़ गई तो अवसाद यानी डिप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, एक तो क्या आएगा? गुड एट एनालिटिकल वर्क,
और सैडनेस, डिप्रेशन। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे हमने कुछ तो पॉजिटिव चीज़ें भी डिस्कस की और कुछ तो नेगेटिव भी की, है ना। तो यानी कि जब ये अच्छे बैलेंस के रूप में होंगी और डोमिनेंट होंगी तब तो इनका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, और जब ये नेगेटिव तरीके से होंगी, इम्बैलेंस होंगी, तब उनका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जब अच्छा होगा तो इंसान ऑप्टिमिस्टिक होगा, है ना, ये इसका पॉजिटिव हो गया। और नेगेटिव यानी कि खराब हो रहा होगा तो कैसा होगा, इम्पल्सिव होगा, कि उसके अंदर धैर्य नहीं होगा, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब पॉजिटिव होगा तो ये पेशेंट होगा, एम्पैथेटिक होगा, ये सारे पॉजिटिव के हैं। और नेगेटिव हमने क्या बोला था कि वो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करेगा, है ना, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद येलो बाइल डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, एक्टिव एंड गोल ओरिएंटेड रहेगा इंसान, और ये तो हो गया इसका पॉजिटिव। और नेगेटिव क्या हो सकता है कि बंदा जिद्दी हो जाता है, इंसान यहाँ पे स्टर्बन हो जाता है। सो यू कैन राइट स्टर्बन या जिद्दी। और लिम्फेटिक में एनालिटिकल सिस्टम, उसका एनालिटिकल वर्क उसका जो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो काफ़ी डीप थिंकर टाइप का होता है। और अगर उसका नेगेटिव असर पड़ेगा तो सैडनेस, डिप्रेशन ये आ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने कुछ ऐसी विशेषताएं पढ़ ली कि ये चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन इन पर्सनैलिटीज़ के उन्होंने नाम भी दिए थे। ठीक है, तो वो नाम हम एक बार ही यहाँ पे देख लेते हैं कि ब्लड डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी कहलाएगी आपकी सैंग्विन। ठीक है, फ्लेम वाली कहलाएगी फ्लेमेटिक। जिसके अंदर येलो बाइल का डोमिनेंस होगा वो कहलाएगी कॉलेरिक, और ब्लैक बाइल डोमिनेंस वाली कहलाएगी मेलनकॉलिक। ठीक है, तो ये इनकी पर्सनैलिटीज के नेम थे। ठीक, तो हिपोक्रेटिस ने क्या बोला कि 4 प्रकार के ह्यूमर, 4 प्रकार के फ्लूइड हमारे बॉडी में होते हैं जो किसी ना किसी बॉडी के फंक्शन से रिलेटेड होते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी जो भी क्रियाएं चल रही हैं उनसे, तंत्र जो चल रहे हैं उनसे रिलेटेड होते हैं, और उनके बेसिस पे जो है हमारी पर्सनैलिटीज़ होती हैं। तो ये 4 प्रकार की उन्होंने पर्सनैलिटीज़ दी, सैंग्विन, फ्लेगमेटिक, कॉलेरिक और मेलनकॉलिक। ठीक है, अब उनमें कैसे कैसे आपको उदाहरण देखने को मिल सकते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हिपोक्रेटिस का टाइप ऑफ पर्सनैलिटी जो इन्होंने दिया था। अब आगे चलते हैं और बाकी के धीरे धीरे जो भी साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट जो भी आए उन्होंने क्या कहा। सो अगले थे W.H. शेल्डन। इन्होंने दिए थे पर्सनैलिटी टाइप ऑन द बेसिस ऑफ सोमैटोटाइप। ठीक है, सोमैटो का मतलब होता है बॉडी बिल्ड, कि किस प्रकार के आपकी बॉडी बिल्ड है, यानी कि शरीर का आकार कैसा है। ठीक है, शरीर का आकार, उसके आधार पे इन्होंने 3 प्रकार की पर्सनैलिटीज बताई थी। ठीक है, तो 3 पर्सनैलिटी इन्होंने कौन कौन सी बताई, एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, मॉर्फ का मतलब क्या होता है, आकार, है ना, शेप को मॉर्फ बोलते हैं, और एक्टोमॉर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, एंडोमॉर्फ कौन से होते हैं, एंडोमॉर्फ वो होते हैं जिनकी की जो बॉडी की आकृति है वो गोलाकार की हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसको हिंदी में बोल सकते हैं गोलाकार कृतिक। ठीक है, तो कोई अगर ऐसे पर्सन अगर हम ड्रॉ करने की सोचें तो मेन जो है उसकी इस टाइप की आकृति होगी, गोलाकार की होगी। तो ऐसे पर्सन जो है एंडोमॉर्फ वाले पर्सन कैसे होंगे, उसमें किस टाइप के आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे कि बड़े रिलैक्स होंगे। ठीक है, और सोशिएबल होंगे। ठीक है, सामाजिक टाइप के लोग होंगे। तो यहाँ पे होते बॉडी किस टाइप की होती है, यहाँ पे फैट होता है, फैट एंड सॉफ्ट। ठीक है, बॉडी बिल्ड कैसा रहेगा, फैट एंड सॉफ्ट। और एग्जाम्पल्स कैसे देखने को मिलेंगे यहाँ पे लोग आपको, रिलैक्स एंड सोशिएबल। ठीक है,
ये हो गया आपका एंडोमॉर्फिक, गोलाकृतिक टाइप की पर्सनैलिटी। उसके बाद है मीजोमॉर्फ पर्सनैलिटी। मीजोमॉर्फ पर्सनैलिटी में बॉडी की आकृति कैसी रहेगी? रेक्टेंगुलर शेप की रहेगी, ठीक है, आयताकार जैसी। तो इसको बोल सकते हैं आयताकृतिक व्यक्तित्व, ठीक है। तो इसमें बॉडी कैसी रहेगी? ऑलमोस्ट बिल्कुल ऐसी, ठीक है, इस टाइप से। तो ये लोग कैसे होते हैं? ये बहुत एनर्जेटिक होते हैं और करेजियस होते हैं, जैसे इनकी ये जो बॉडी होती है। क्यों? क्योंकि जो इनका जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, जैसे वहाँ पे फैट एंड सॉफ्ट होता है बॉडी का बिल्ड, यहाँ पे होता है स्ट्रॉन्ग मस्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये कैसे होंगे? एनर्जेटिक होंगे, काफ़ी एनर्जी होगी, बहादुर होंगे, करेजियस होंगे, ठीक है। इस टाइप की आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे। उसके बाद है एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ कैसे होंगे? जो बहुत ही एकदम दुबले पतले थिन जो लोग होंगे वो आएंगे इसमें, ठीक है। तो इसको हम, और लंबे लंबे होंगे, ठीक है। तो बहुत लंबे और पतले लोग जो होते हैं उसको इन्होंने एक्टोमॉर्फ का नाम दिया। तो इसको हिंदी में बोला सकता है लंबाकृतिक, ठीक है। तो ये कैसे लोग होंगे? ये बिल्कुल ही ऐसे मतलब लंबे और पतले, ठीक है, इस टाइप के लोग होंगे। और ये कैसे होंगे? थिन होंगे, फ्रेजाइल होंगे, मतलब उतने स्ट्रांग नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे मस्कुलर स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है ना, यहाँ पे स्ट्रांग नहीं होगा, यहाँ पे बस थिन और लंबे हाइट टाइप्स, इस टाइप से होंगे, ठीक है। तो ये जो पर्सन होते हैं इनके उदाहरण क्या होंगे? इस टाइप की पर्सनैलिटी में इन्होंने क्या बताया? ये आर्टिस्टिक होंगे और काफ़ी दिमाग वाले होंगे, ठीक है, आर्टिस्टिक एंड ब्रेनी, ठीक। तो ये होंगे इस टाइप के लोग। और जैसे हमने ये बताया था कि ये होते हैं सोशिएबल, काफ़ी सामाजिक होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, तो ये एक्सट्रोवर्ट टाइप के लोग हो जाते हैं। वहीं यहाँ पे ये वाले जो लोग होंगे एक्टोमॉर्फ, ये थोड़ा अपने में ही रहना पसंद करते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप से थोड़ी पर्सनैलिटी इनकी हो जाती है, ठीक है। तो ये है W.H. शेल्डन का सोमैटोटाइप के बेस पे इन्होंने दिया था बॉडी बिल्ड, शरीर के आधार पे, शरीर के आकार के आधार पे, ठीक है, कि शरीर का आकार जैसा है उस हिसाब से इन्होंने बताया कि अगर आकार ऐसा है तो उस पर्सन के अंदर इस टाइप की आपको पर्सनैलिटी या इस टाइप की जो विशेषता है वो देखने को मिलेंगी। तो उसके आधार पे इन्होंने 3 पर्सनैलिटीज़ दी, एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है। आगे चलते हैं अब। उसके बाद तीसरे थे साइकोलॉजिस्ट कार्ल यूंग, ठीक है। कार्ल यूंग ने दी थी 2 पर्सनैलिटी, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, वही जो कि अपने में रहना पसंद करते हैं वो अंतर्मुखी हैं, जो बाहर लोगों के साथ घुल मिल के रहना पसंद करते हैं वो बहिर्मुखी है, ठीक है। तो ये जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं इनको चाहे खुशी हो चाहे गम हो, ठीक है, इनको जो है जो रिचार्ज मिलता है, एक री एनर्जी मिलती है, वो मिलती है सोशलाइज होने से ही, ठीक है। वहीं इंट्रोवर्ट चाहे उनको कुछ भी खुशी या गम हो, उनको क्या है अपने आप में रहने में ज़्यादा उनको खुशी मिलती है एज कम्पेयर टू सोशलाइज होने के, ठीक है। तो ये कार्ल यूंग के द्वारा 2 पर्सनैलिटीज़ दी गई थी, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। अगली देखते हैं। अगले हैं फ्रीडमैन एंड रोजनमैन। ठीक है, ये बेसिकली अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट थे दोनों के दोनों। अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट कौन से होते हैं? वो डॉक्टर्स जो कि हृदय के स्पेसिफिक डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, हृदय विशेषज्ञ जो होते हैं वो होते हैं आपके कार्डियोलॉजिस्ट। तो ये बेसिकली कार्डियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने पर्सनैलिटी टाइप क्यों दिया? क्योंकि ये देखते थे कि जो हमारी मेंटल हेल्थ होती है, मानसिक स्वास्थ्य है, वो फिजिकल हेल्थ पे, ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य पे क्या असर डालता है, ठीक है। तो इन्होंने किस टाइप से दिए?
जैसे कि हमने पीछे देखा, उन्होंने बॉडी के आकार पे दिए, WH शेल्डन ने बॉडी के आकार के आधार पे दिए थे 3 पर्सनैलिटी टाइप। इन्होंने इस आधार पे दिए कि मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ को कैसे अफेक्ट करती है। ठीक है, हाउ मेंटल हेल्थ अफेक्ट फिजिकल हेल्थ। ठीक है, तो फ्रीडमैन एंड रोजनमैन ने क्या बोला कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो हमारे फिजिकल हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करती है, ये उन्होंने देखना चाहा, और इसके बेसिस पे उन्होंने 2 पर्सनैलिटीज़ दी, टाइप ए एंड टाइप बी। ठीक है, टाइप ए में इन्होंने क्या बोला कि ऐसे लोग जिनकी मानसिक स्थिति इस प्रकार की है कि वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, अभिप्रेरित हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत हाइपर मोड में जो है वो एक्टिव रहते हैं। ठीक है, एक काम किया, दूसरे काम के बारे में सोच रहे हैं, फिर और काम किया, मतलब वो हमेशा ऑन द गो ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। वो बिल्कुल भी ठहरना, रुकना, रुक के आराम से रिलैक्स होना, ये सब उनको नहीं आता है या वो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो हमेशा बहुत हाइपर एक्टिव रहते हैं लोग, और वन वर्क टू अनदर वर्क जंप करते रहते हैं, और दिमाग भी उनका हमेशा सोचता रहता है अब ये नेक्स्ट इस तरीके से, है ना। हाईली मोटिवेटेड होते हैं और हाईली एक्टिव होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर अगर ऐसी मानसिक स्थिति है तो उनको क्या फिजिकल हेल्थ पे उनके इम्पैक्ट आ सकता है, हाइपर टेंशन हो सकती है। ठीक है, और CHD यानी कोरोनरी हार्ट डिजीज का खतरा हो सकता है। तो ये जो है इशू आ सकते हैं टाइप ए की पर्सनैलिटी को। टाइप बी में इन्होंने क्या बोला, टाइप बी में जस्ट इन्होंने बोला कि अब जो अगर ऐसा है, रिलैक्स रहना आता है, काम के बीच में गैप भी लेता है, सब आराम से कर रहा है, तो उसके अंदर ये इशू नहीं आएगा। ठीक है, मतलब चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी हो गई टाइप बी। तो यानी कि टाइप बी को इन्होंने सिंपली बोला इट इज एब्सेंस ऑफ टाइप ए। ठीक है, तो इन्होंने 2 टाइप की पर्सनैलिटी दी, टाइप ए, और जो टाइप ए नहीं है उसको बोल दिया इन्होंने जस्ट टाइप बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आए हमारे, इसके बाद में जो साइंटिस्ट आए कुछ, उन्होंने टाइप सी एंड टाइप डी की भी पर्सनैलिटी दी। तो हम वो देख लेते हैं टाइप सी एंड टाइप डी क्या होता है। ठीक है, ये कितना नंबर था हमारा, सेकंड ही था अभी तक, नहीं, ये हमारा 4th हो गया। उसके बाद अब हम करेंगे 5th, इसमें हम करेंगे टाइप सी एंड टाइप डी। ठीक है, टाइप सी वो पर्सनैलिटी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा होती हैं प्रोन टू कैंसर। ठीक है, और टाइप डी की पर्सनैलिटी होती हैं प्रोन टू डिप्रेशन। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से याद करने की ट्रिक अगर देखें तो देख लेना, जिसमें सी आ रहा है वो प्रोन टू कैंसर है, सी से ही, और टाइप डी जो आ रहा है वो प्रोन टू डिप्रेशन है, डी से। ठीक है, ये आप याद करने की ट्रिक अपना सकते हैं यहाँ पे। तो जो टाइप सी है, प्रोन टू कैंसर है, इसमें क्या होता है कि वो पर्सनैलिटीज़ जो कि जैसे जो अथॉरिटेटिव फिगर्स होती हैं ना, कोई बॉस हो गया, कोई लीडर हो गया, तो उसके सामने जो है बिल्कुल ऐसे नतमस्तक हो जाने वाली जो पर्सनालिटीज़ होती हैं वो। ठीक है, इनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और ये बहुत ज़्यादा जो है अपने अंदर जो चल रहा होता है वो बता नहीं पाते, यानी कि जो भी नेगेटिव चीज़ या जो भी इस टाइप के इमोशंस होते हैं उनको दबाते रहते हैं। ठीक है, अब अगर वो किसी अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी के आगे झुक रहे हैं, उनकी सारी बात इस तरीके से मान रहे हैं, तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं उन्हें अपने अंदर के जो विचार हैं, कुछ है, उसको दबाना भी पड़ रहा है, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं टाइप सी की पर्सनैलिटी के अंदर। टाइप डी, प्रोन टू डिप्रेशन। डिप्रेशन के बारे में हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी, यानी कि
सैडनेस, ठीक है, जहाँ डिप्रेशन आ गया वहाँ ये लगाओ कि प्रोलॉन्ग्ड सैडनेस की बात हो रही है, ठीक है। तो यानी कि वो लोग जो है बहुत सैड, उदास किस्म के, ग्लूमी टाइप के ये होते हैं, एंड विच कैन लेटर ऑन लीड टू डिप्रेशन, ठीक है। तो ये हो गई आपकी टाइप सी एंड टाइप डी की पर्सनैलिटीज़। तो ये 5 हमने देख लिए हैं क्लासिफिकेशन, ये थे आपके टाइप अप्रोच के अंदर, ठीक है। तो अभी तक हमने 2 देखे पर्सनैलिटी के टाइप्स इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, उसके बाद 5 हमने देखे टाइप अप्रोचेस के हिसाब से। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेट अप्रोच, ठीक है, यानी विशेषक उपगम के आधार पे। तो अब आएंगे आपके ट्रेट अप्रोच के बेसिस पे। ट्रेट अप्रोच में हम सबसे पहले करेंगे बिग 5 फैक्टर, ठीक है। बिग 5 फैक्टर से नाम से पता चल रहा है कि 5 टाइप का कुछ क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है। बिग 5 फैक्टर्स, इसमें इसको आप याद रख सकते हैं, इंग्लिश के वर्ड ओशियन से, ठीक है। ओशियन पता है ना सबको, ओशियन, ठीक है। ये 5 पर्सनैलिटीज़ आप इस एक्रोनिम से याद रख सकते हैं। ओ से कौन सी पर्सनैलिटी बन गई? ओपननेस, ठीक है, मतलब क्या विशेषता आएगी उसमें? ओपननेस की। सी से कंसेंशियसनेस, ई से एक्स्ट्रावर्जन, ए से एग्रीएबलनेस और एन से न्यूरोटिसिज्म, ठीक है। ओपननेस का मतलब क्या है कि न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए ओपन होना, ठीक है, ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस या क्रिएटिव होना, ठीक है, ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस। कंसेंशियसनेस का मतलब क्या है कि आप जो भी कर रहे हैं आप अवेयर हैं, ठीक है, आप थॉटफुल हैं, ओके, और आपको पता है कि आप जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका थॉटफुलनेस, थॉटफुल हैं, या आप कह सकते हैं अवेयर हैं, माइंडफुल हैं, ठीक है। एक्स्ट्रावर्जन वही बहिर्मुखी की सोशिएबल हैं। एग्रीएबलनेस यानी दूसरों के साथ कोऑपरेट करके चलते हैं, ठीक है, काइंड नेचर के हैं। तो यहाँ पे आ गया काइंड, कोऑपरेटिव, ठीक है। और न्यूरोटिसिज्म किससे रिलेटेड होता है? इमोशनल स्टेबिलिटी से रिलेटेड होता है कि हम कितने इमोशनली स्टेबल हैं, नहीं, हमारा इमोशनल क्वोशंट कैसा है, उससे रिलेटेड होता है। तो ये आपका बताता है इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये 5 तरीके से इन्होंने पर्सनैलिटी को डिवाइड किया और ये आप याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। बिग 5 फैक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से किसी ना किसी का नाम लेके पूछ लेते हैं, या तो आपको कोई कैरेक्टरिस्टिक बता देंगे, जैसे कि अगर कोई, या एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि ऐसे ऐसे एक पर्सन है, वो बहुत माइंडफुल है अपने कामों को लेके, बहुत थॉटफुल है, तो वो कौन सी पर्सनैलिटी है अकॉर्डिंग टू बिग 5 फैक्टर। तो यू शुड नो कंसेंशियसनेस, ठीक है। ऐसे ही एक्स्ट्रावर्जन दे दिया तो उसका एग्जाम्पल पूछ लिया, मतलब किसी भी प्रकार से आ सकता है, लेकिन ये आपके लिए इनफ है। इतना आप अगर याद कर लो तो आप कोई भी क्वेश्चन इसमें से मिस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। हिंदी के नाम एक बार ही देख लेते हैं, इसमें हिंदी के नाम क्या रहेंगे? वैसे तो आप अगर ओशियन वर्ड से ही याद करो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ऐसे आपको याद भी हो जाएगा। बट हिंदी में इसको क्या कहेंगे? ओपननेस को कहेंगे अनुभवों के लिए खुलापन, ठीक है। कंसेंशियसनेस को क्या कहेंगे? अंतर्विवेकशीलता, ठीक है। एक्स्ट्रावर्जन को बहिर्मुखिता,
बहिर्मुखी लगा लो। एग्रीएबलनेस को जो सहमति कर ले, है ना, तो सहमतिशीलता। और न्यूरोटिसिज्म को तंत्रिका ताप। ठीक है, तो ये हैं आपके बिग 5 फैक्टर्स। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आइजेंक्स 3 डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि पर्सनैलिटी के 3 डायमेंशंस दिए इन्होंने, ठीक है, और इन्होंने बोला एक टाइप की पर्सनैलिटी होती है एंड उसके कंप्लीटली अपोजिट एक और टाइप की पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो हम 3 डायमेंशंस पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे, वन वर्सेस अदर, है ना। एक डायमेंशन में हम दो टाइप की पर्सनैलिटी पढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला कि एक टाइप की पर्सनैलिटी एक डायमेंशन से निकलेगी एंड कंप्लीटली उसके अपोजिट दूसरी टाइप की पर्सनैलिटी भी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट इनका क्या था, न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। ठीक है, ये अभी हमने पीछे बिग 5 फैक्टर में भी पढ़ा। न्यूरोटिसिज्म मतलब तंत्रिका तापिता वर्सेस मतलब बनाम सांवेगिक स्थिरता। ठीक है, दूसरा इन्होंने वही एक्सट्रोवर्ट वर्सेस इंट्रोवर्ट। ठीक है, एक्स्ट्रावर्जन या एक्सट्रोवर्जन कुछ भी लिख सकते हैं वर्सेस इंट्रोवर्जन या इंट्रावर्जन, यानी कि बहिर्मुखी बनाम अंतर्मुखी। ठीक है, तीसरा इन्होंने दिया साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशिएबिलिटी। साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशिएबिलिटी। ठीक है, यानी कि मनस्तापिता बनाम सामाजिकता। ठीक है, अब आई थिंक यही नया है, बाकी तो हम कर चुके हैं। न्यूरोटिसिज्म इमोशनल स्टेबिलिटी, जिसका इमोशनल स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है वो कहेगा इमोशनली स्टेबल, और जिसमें इमोशनली स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है, सांवेगिक स्थिरता अच्छी नहीं है, वो हो जाएगा न्यूरोटिसिज्म या तंत्रिका पिता। ठीक है, एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रावर्जन, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी ये बहुत बार कर चुके हैं। फिर है साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशिएबिलिटी। सोशिएबिलिटी वही जो सामाजिक प्राणी है, बहुत घुल मिल के अच्छे से रहता है सबके साथ। साइकोटिसिज्म में अगेन फिर इसका उल्टा होगा, तो इट इज़ एंटी सोशल, नॉन एम्पैथेटिक पर्सन, इस टाइप की पर्सनैलिटी जो है यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, तो ये है आपका आइजेंक का 3 डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी। ये इन्होंने 3 डायमेंशंस दी थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने अपने ट्रेट अप्रोचेस भी ख़त्म कर लिए हैं। ट्रेट अप्रोचेस में ये 2 मेन थे, ये आप याद रखना, बिग 5 फैक्टर्स थ्योरी और आइजेंक की 3D अप्रोच वाली थ्योरी। तो हमने 2 पर्सनैलिटी के टाइप्स देखे इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, 5 क्लासिफिकेशंस हमने देखे टाइप अप्रोचेस के, और 2 क्लासिफिकेशन हमने देखे ट्रेट अप्रोचेस के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पर्सनैलिटी को समझ लिया, पर्सनैलिटी के टाइप्स देख लिए, व्यक्तित्व के प्रकार हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे टेस्टिंग, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व को किस प्रकार से हम परीक्षण कर सकते हैं व्यक्तित्व का, वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं। ठीक है, अब ये हैं कुछ टेस्ट
और यहाँ पे वैसे तो बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं, है ना, और यहाँ पे मैंने सिर्फ वही इंक्लूड किए हैं, मैं आपको सिर्फ वही टेस्ट बताऊंगी जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, जिनका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा स्थान रहता है, और स्पेशली अगर आप अलग अलग बैकग्राउंड से हैं तो इतने टेस्ट आपकी नॉलेज में होना इट इज़ इनफ, ठीक है। तो यहाँ पे है पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशनल टेस्ट, क्योंकि आपने देखा होगा अभी प्रेरणा मोटिवेशन वाले यूनिट में भी आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात थी, है ना। तो पर्सनैलिटी और मोटिवेशन दोनों से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण टेस्ट हैं और एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंस के हिसाब से वो हम यहाँ पे उनके करने वाले हैं। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं करेंगे कि टेस्ट में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से आइटम्स होते हैं और कैसे स्कोरिंग एंड ऑल, वो सब कुछ नहीं करेंगे हम यहाँ पे। सिर्फ हम करेंगे टेस्ट का नाम, किसने डेवलप किया था, ठीक है, और ओवरव्यू के हिसाब से कि वो क्या एसेस करता है, ठीक है। पर्सनैलिटी में मोटिवेशन के हिसाब से वो टेस्ट क्या एसेस करता है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन अगर टेस्ट के बनेंगे तो इस एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा डीप जाके वो टेस्ट के बारे में कुछ पूछेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, इन टेस्ट के नाम और किसने डेवलप किए थे, क्या एसेस करते हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है काफ़ी जानना, ठीक है। और ये बहुत फेमस एंड इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं, ठीक है। तो पहला है MMPI। MMPI की फुल फॉर्म है मिनेसोटा मल्टीफिजिक पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है पर्सनैलिटी का टेस्ट है ना, और मल्टीफेजिक है, यानी कि काफ़ी सारे फेजेस होंगे इसमें। और मिनेसोटा क्या है, यूनिवर्सिटी का नाम है, ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी है मिनेसोटा। तो वहाँ पे ये टेस्ट डेवलप हुआ था, इसलिए इसका नाम है MMPI मिनेसोटा मल्टीफिजिक पर्सनैलिटी टेस्ट। किसने डेवलप किया था, हैथवे एंड मैकिनले ने। ये क्या असेस करते हैं, पर्सनैलिटी को असेस करते हैं एंड साथ के साथ डायग्नोज साइकोपैथोलॉजी, ठीक है। ये जो इसमें हमने मल्टीफिजिक की बात की, इसमें आपके 10 अलग से सब स्केल्स होते हैं जो क्लिनिकल स्केल्स होते हैं, यानी कि जो मानसिक जो क्लिनिकल अवस्थाएं होती हैं उनको वो असेस करते हैं कि किसी पर्सन के अंदर ये मौजूद तो नहीं है, ठीक है। तो वो हो गई आपकी साइकोपैथोलॉजी, ठीक है। अब MMPI से ही बेस्ड इंडिया में एक और टेस्ट आया, ठीक है, जिसको कहते हैं जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। सेम ही है, जे का मतलब है यहाँ पे जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी टेस्ट। ये किसने बनाया था, मलिक एंड जोशी ने, ठीक है। सेम बाकी चीज़ें रहेंगी। उसके बाद अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपका 16 PF बोलते हैं इसको, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनेयर, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है पर्सनैलिटी से रिलेटेड 16 यहाँ पे प्राइमरी फैक्टर्स हैं, उनके अंतर्गत हम अलग अलग जो है पर्सनैलिटी को असेस करते हैं। ये दिया था रेमंड कैटल ने। इसमें 16 प्राइमरी पर्सनैलिटी ट्रेट्स आती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये टेस्ट का नाम है, यू शुड नो दिस, ठीक है। 16 PF के नाम से आ सकता है, पर्सनैलिटी फैक्टर किसी भी नाम से आ सकता है, और ये दिया था रेमंड कैटल ने। उसके बाद है NEO-PI-R, ठीक है। NEO-PI जो हमने बिग 5 फैक्टर अभी पढ़ा था पर्सनैलिटी का, उससे रिलेटेड है। ये दिया था कोस्टा एंड मैक्रे ने, ठीक है। बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स इन्होंने दी थी, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स से रिलेटेड कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं, कोस्टा एंड मैक्रे, ठीक है। NEO-PI-R का मतलब क्या है, नियो जो है आपका वो जो 3 हमने जो ओशियन के शब्द किए थे उनसे रिलेटेड है। शुरू में खाली 3 आए थे, न्यूरोटिसिज्म, एक्स्ट्रावर्जन एंड ओपननेस, तो इसलिए इसको नियो कह दिया था। PI इज़ फॉर योर पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, ठीक है। और R जो है आपका रिवाइज्ड से रिलेटेड है, तो इसलिए इसको NEO-PI-R बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा EPQ आइजेंक पर्सनैलिटी क्वेश्चनियर, ठीक है। ये भी हमारा जो हमने ट्रेट अप्रोच अभी लास्ट में की आइजेंक की 3 डायमेंशनल, उससे रिलेटेड स्केल है, उससे रिलेटेड टेस्ट है। ये किसने डेवलप किया, हैंस जी आइजेंक एंड सिबिल BG आइजेंक, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिए, 3 कोर पर्सनैलिटीज के डायमेंशंस दिए, एक्स्ट्रावर्जन, न्यूरोटिसिज्म एंड साइकोटिसिज्म के, ठीक है। एक्स्ट्रावर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी, साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशिएबिलिटी, ये हम
कर चुके, ठीक है। तो ये जो है ये चीज़ें, इनकी जो टेस्ट था ये सब मेजर करता है किसी भी इंसान के अंदर, उसकी पर्सनैलिटी में। तो ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। अब कुछ प्रोजेक्टिव टेस्ट, आपको याद हो हम ये वर्ड पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट कौन से होते हैं पर्सनैलिटी के? अब ये तो जो थे इनमें क्या था, क्वेश्चनएयर की फॉर्म में हो गए, है ना। तो वहाँ पे इंसान को पता है कि क्या क्वेश्चन आया है, उसका क्या आपको आंसर करना है, मे बी ऑप्शंस हैं या किसी भी तरीके से जो है आपको क्लियरली पता है कि इसका आंसर ये होगा, तो आप वो मार्क करेंगे, है ना। उस हिसाब से आप अपनी पर्सनैलिटी असेस करवा रहे हैं यहाँ पे। प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं। यहाँ पे जैसे सपोज किसी को कोई इमेज दिखा दी, है ना, कोई पिक्चर दिखा दी, अब उसके आधार पे उसको वहाँ क्या दिख रहा है, या उसको खुद को बनाने को बोल दिया कि ठीक है आप ये बनाओ, है ना, और फिर उससे रिलेटेड उसकी पर्सनैलिटी को एसेस किया जाता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस किस चीज़ की है कि यहाँ पे क्या होता है कि इंसान के बेसिकली अनकॉन्शियस माइंड को जो है एसेस किया जा रहा होता है यहाँ पे, कि आपके अंदर से जो भी थॉट्स हैं, इंटेंशंस हैं, डिज़ायर्स हैं, वो कैसे निकल के आ रही हैं इन द फॉर्म ऑफ, जब आप कोई पिक्चर देख रहे हैं उस पर बता रहे हैं, कुछ भी व्याख्या दे रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के होते हैं प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन टेस्ट। एंड जैसे जो इंडिया में आर्म फोर्सेस रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस होता है, वहाँ पे तो ये काफ़ी पूछे जाते हैं प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं जो कि अगेन मैंने सिर्फ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं वो इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो पहला है रॉरशॉक इंकब्लॉट टेस्ट, ठीक है। ये दिया था हरमन रॉरशॉक ने, और ये क्या होता है, एक प्रकार का प्रोजेक्टिव असेसमेंट है। इसमें हमारे पर्सनैलिटी, थॉट्स, इमोशंस, इन सबको एसेस किया जाता है, ठीक है। फिर है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, इसको टैट भी बोलते हैं। ये दिया था मॉर्गन एंड मूरे ने। इसमें क्या होता है, हमारे जो अंडरलाइंग मोटिव्स हैं, ठीक है, इमोशंस हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, इनको चेक किया जाता है थ्रू स्टोरीज, ठीक है। कुछ इमेजेस दे दी जाती हैं और फिर उनसे पूछते हैं ठीक है आप इस पर एक कहानी बनाइए, कहानी बताइए कुछ इसके पीछे की क्या रहा होगा, है ना। कोई लाइक सीन टाइप पिक्चर दे दी और उस पर पूछा गया कि आप बताओ ये सीन क्या डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो उसको एक स्टोरी की फॉर्म में बताएंगे, है ना, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसके साथ ऐसा हुआ होगा तो इसने ये फेस बनाया है, या ये मन में ये सोच रहा है। तो इस टाइप से किसी भी हिसाब से जो है स्टोरीज की फॉर्म में पर्सन बताता है, डिस्क्राइब करता है यहाँ पे पिक्चर्स को, ठीक है। टैट का ही जो इंडियन अडेप्टेशन था वो बनाया था डॉक्टर उमा चौधरी ने, ठीक है। इंडियन अडेप्टेशंस भी अच्छे से याद रखना क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं, ठीक। उसके बाद था आपका पीएफ यानी पिक्चर फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, रोजनवाइच पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, ठीक है। ये दिया था साउल रोजनवाइच ने। इन्होंने क्या बताया था कि असेसिंग पर्सनैलिटी एंड एडजस्टमेंट, नाम से पता चल रहा है पिक्चर फ्रस्ट्रेशन है, यानी कि फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ वो टेस्ट करेगा, एसेस करेगा, ठीक है। तो जनरली हम फ्रस्ट्रेट कब होते हैं, जब हमें किसी चीज़ में एडजस्ट करना होता है ना। तो यहाँ पे ये क्या एसेस करता है, पर्सनैलिटी एंड एडजस्टमेंट एसेस करता है, और एंगर के एक्सप्रेशन को, गुस्सा एसेस करता है कि किसी भी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन में किस प्रकार से कोई गुस्सा करेगा, ठीक है। सो ये है आपका पीएफ का टेस्ट यानी पिक्चर फ्रस्ट्रेशन का टेस्ट। उसके बाद है आपका सेंटेंस कंप्लीशन का टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन के टेस्ट में मैंने किसी का नाम नहीं लिखा क्योंकि ये टेस्ट जो है कई बारी अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग प्रकार से दिया है, तो यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं, तो इसलिए मैंने कोई नाम नहीं लिखा यहाँ पे। तो सेंटेंस कंप्लीशन के टेस्ट में क्या बेसिकली होता है कि जैसे एक सेंटेंस दे दिया और फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिया, अब वहाँ पे आप अपने हिसाब से भरेंगे, है ना। जैसे अगर आप कहो, आपको कोई सेंटेंस दे दिया कि आई एम प्राउड ऑफ माई सिस्टर डैश, तो अब आप उसमें लिखोगे कि वाई यू आर प्राउड ऑफ योर सिस्टर, है ना, बिकॉज दैट, कोई रीज़न दोगे। तो इस हिसाब से जो है
कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं जो कि आपके लिए पर्सनल हो, है ना, और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाता है एंड जिस हिसाब से आप फिल करते हैं तो उससे क्या चेक होता है, क्या एसेस होता है कि इंसान के एटीट्यूड्स, उसके मोटिवेशन या उसके कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद है ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट, DAP इसको बोल देते हैं, डैप टेस्ट बोल देते हैं। इसमें भी अगेन मैंने नहीं लिखा है क्योंकि ये भी जो टेस्ट है कभी तो ये DAP के नाम से आया है, कभी ये ड्रॉ अ मैन के नाम से आया है, फिर DAP के नाम से दोबारा आया है, तो 3-4 बारी इसके भी रिविजन्स और नॉट रिविजन्स, आई वुड से कि 3-4 तरीके से ये टेस्ट अलग अलग प्रकार के साइकोलॉजिस्ट ने दिया है, तो इसलिए इसमें मैंने किसी का नाम नहीं लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, शुरू में जब ये आया था तो ये गुड इनफ ने दिया था, ठीक है, तो इसका नाम था ड्रॉ गुड इनफ टेस्ट भी इसको बोलते थे। तो उस टाइम पे इन्होंने सिर्फ जो हमारी संज्ञानात्मक विशेषताएं हैं बच्चे की वो चेक करने के लिए बनाया था, लेकिन बाद में जो है ये पर्सनैलिटी को भी असेस करने लगे और फिर अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने तरीके से ड्रॉ अ मैन टेस्ट करके या ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट करके इन्होंने निकाले, ठीक है, टेस्ट। तो बेसिकली ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट का मकसद क्या होता है, पर्सनैलिटी को, इमोशनल फंक्शन को एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को, यानी कि हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस को बच्चों के, ठीक है, तो वो सब इसमें असेस करना रहता है इन DAP, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट जो हमने किए हैं आज की क्लास में, और ये आप इसी तरीके से याद रख लेना। क्वेश्चन अगर आएंगे तो इसी टाइप के बनेंगे इसमें कि ये टेस्ट किसने दिया था, ये क्या एसेस करता है, ठीक है। ज़्यादा डीपली इसमें क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ओके, सो अब देखते हैं हमारे सिलेबस में हमने क्या क्या कवर कर लिया। ओके, सो आज की क्लास में ये जो परीक्षण वाला, टेस्टिंग वाला टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हमारा जो 7th टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है अब पूर्ण रूप से, ठीक है। नेक्स्ट हमने आज व्यक्तित्व की परिभाषा एवं प्रकार भी कर लिए हैं, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब लास्ट टॉपिक बचा है आपका समकालीन समाज की समस्याएं, यानी कि प्रॉब्लम्स ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, जिसमें हमारे 3-4 टॉपिक्स हैं। क्या क्या हैं, वृद्धों की समस्याएं यानी कि प्रॉब्लम्स ऑफ एजेड, फिर है अवसाद, तनाव एवं स्वास्थ्य, स्ट्रेस एंड हेल्थ, बाल अपराध यानी जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, मादक त्वचा व्यसन यानी कि ड्रग एडिक्शन, ठीक है। तो ये टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको आज की क्लास समझ आई है, इंटरेस्टिंग लगी है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।